कितना आश्वासन मिल चुका है। सन 2010 से लगातार गोरखपुर फैजाबाद चुनाव क्षेत्र विधान परिषद का मैं निरंतर सक्रिय हूँ। शिक्षक संगठनों के समर्थन से चुनाव लड़ा था। आज तक कभी किसी शिक्षा के अध्यापक को प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं प्राप्त। अंतर मैं पार्टी की तो तैयारी है, लेकर चल रहा हूँ। व्यक्तिगत तैयारी इसमें महत्वपूर्ण। मतदाता बौद्धिक वर्ग पत्ते नहीं खोल रही है। उसे जो प्रत्याशी ठीक लगेगा उस प्रत्याशी को वो अपना प्रत्याशी बनाएगी। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। जो होंगे वही इसमें मतदाता होंगे। तो संजय त्रिपाठी क्या भूमिका निभाएंगे सदन में जाकर के? आपको ऐसे लोग मौका देते हैं कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जब प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो हम मांग सरकार तक कैसे पहुंचे? जीत सकने की स्थिति में तो यदि हम लोग अपना सपोर्ट इसको लगा देंगे तो निश्चित रूप से जीतेगा। इस चुनाव में एक बहुत निर्णायक भूमिका सीबीएसई स्कूलों के प्रबंधक और उसमें काम करने वाले जो शिक्षक हैं वो निभाने जा रहे हैं। कॉलेजेस में ऐसे स्कूल्स में पढ़ाते हैं जो कहीं और से एफिलिएटेड हैं। कई विद्यालय अपने शहर में चाहे कई जगह आप भी देखते होंगे चलते हैं जिनका एफिलिएशन कहीं और है, बिल्डिंग कहीं और है। स्वाभाविक रूप से मैं शिक्षक विधायक कहा जाऊंगा और शिक्षक विधायक होने के नाते कोई भी शिक्षक अगर हमारे पास आएगा तो उसकी बात सुनना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी हो। अब तक कोई सेवा नियमावली नहीं बन पाई है कि तत्काल सेवा नियमावली पर काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के शिक्षकों के मन में क्या उम्मीद है कि अगर हम बीजेपी के कैंडिडेट को जिता करके भेजते हैं तो भाजपा हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होगी? सबसे बड़ा काम शिक्षकों के हित में किया है वो है कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए भी यह व्यवस्था उनके द्वारा प्रावधानित कर दी गई। उसको ठीक करते हुए अब यूपीएस लेकर के आए हैं। किसी पार्टी को पकड़ करके और एक पार्टी लाइन पकड़ के चलने लगे और उसी की एक लकीर खींची जाती है, उसी के आसपास वो लोग घूमते हैं। पार्टी लाइन उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिसका प्रतिनिधित्व के लिए उनको वहाँ पे भेजा गया है, जिसकी आवाज़ उठाने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको वो लोग भूल जाते हैं। डॉक्टर संजय त्रिपाठी पार्टी लाइन और समूह इन दोनों में कैसे बैलेंस बनाएंगे? जीत करके चले जाते हैं पार्टियों में, पार्टी लाइन पर पार्टी नीति पर चलना शुरू करते हैं। मैं पार्टी से ही जाऊंगा तो निश्चित रूप से जो शिक्षकों की समस्याएं होंगी उनको सदन के पटल पर रख करके मुख्यमंत्री जी का उसमें आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त किया जाए। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। गोरखपुर फैजाबाद खंड से भी अलग अलग प्रत्याशियों ने दावेदारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक और स्वयं शिक्षक डॉक्टर संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी मजबूती से इस चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर फैजाबाद खंड का यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है और कितना आश्वासन मिल चुका है? तैयारियों को देख करके तो लग रहा है कि देखिए, आश्वस्त तो हर प्रत्याशी होता है और आश्वस्ति के पीछे के आधार अलग अलग होते हैं। मेरा आधार ये है कि क्योंकि मैं सन 2010 से लगातार गोरखपुर फैजाबाद ये जो चुनाव क्षेत्र है विधान परिषद का, इसमें निरंतर सक्रिय हूँ। मैं 2010 में विधान परिषद स्नातक का उम्मीदवार था और 29,500 मत पहले प्रयास में पा करके दूसरे स्थान पर रहा था। फिर 2017 में मैं दोबारा प्रत्याशी बना। इस बार ये जो शिक्षक निर्वाचन का चुनाव है, चूँकि दोनों चुनावों की प्रकृति समान है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं शिक्षक संगठनों के समर्थन से चुनाव लड़ा था। चुनाव क्षेत्र भी समान है। लगातार 18-20 सालों से इस विधान परिषद क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हूँ। हमारे जो शिक्षक साथी हैं वही हमारे सहयोगी और समर्थक रहे हैं। इस नाते मुझे ऐसा लगा कि यह चुनाव मेरे लिए बहुत अनुकूल है। मैं स्वयं स्वामी देवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मठलार देवरिया में हिंदी विभाग का आचार्य एवं अध्यक्ष हूँ और प्लस हमारी तमाम सारी शिक्षण संस्थाएं चलती हैं जो सीबीएसई और यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय भी है। तो ये मुझे मेरी प्रत्याशिता के लिए एक बहुत अनुकूल समीकरण बना रहा था, जिसमें उच्च शिक्षा का अध्यापक होने के नाते आज तक विधान परिषद में उच्च शिक्षा का कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं पाया है। आज तक कभी किसी को उच्च शिक्षा से किसी उच्च शिक्षा के अध्यापक को प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि संख्या बल में ये इतने न्यून होते थे कि अपने दम पर ये चुनाव जिता सकने की स्थिति में नहीं होते थे। हमेशा माध्यमिक शिक्षकों का ही इसमें वर्चस्व रहा है। संख्या ज़्यादा है माध्यमिक शिक्षक। जी, माध्यमिक शिक्षकों की संख्या ज़्यादा रही हमेशा से। तो एक तो मैं इस बार संयोग से उच्च शिक्षा का मैं समर्थित उम्मीदवार बनने जा रहा हूँ। हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ से हमारी बातचीत चल रही है। जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ है उनसे हमारी बातचीत चल रही है। जो अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है वहाँ हमारी बातचीत चल रही है। तो गुआक्टा, सुआक्टा, आक्टा ये सारे शिक्षक संगठनों ने मन बना लिया है मेरे पक्ष में अपना समर्थन देने के लिए। मतलब आप
अपनी दावेदारी को और मजबूती से आप यहाँ पे बताना भी चाह रहे हैं कि हमारे साथ ये संगठन भी जाहिर पूरे सी बात है। पुरजोर समर्थन में है, प्लस अलग अलग संगठनों के आप ऑलरेडी सदस्य हैं। इसके अलावा वित्त विहीन शिक्षक भी इस बार मतदाता बने हुए हैं, तो उसके भी जो शिक्षक हैं वो भी आपके फेवर में हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, कोई भी दल ऐसे प्रत्याशी को टिकट देता है जिसके पास अपनी भी कुछ पूंजी हो। मैं अपनी ये जो पूंजी के है साथ, अपनी तैयारी के साथ, इसका निर्वाचन थोड़ा अलग होता है। यहाँ लहर वाली चीजें नहीं चलती हैं। जो ग्राउंड पे दिखता है, जो काम करता है, देखिए वो कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट होता है वो बौद्धिक वर्ग है, तो काफी नाप तौल के अपना मत वो लोग देते होंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। इस चुनाव में प्रत्याशी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये आम चुनाव सरीखा नहीं है जहां चुनाव आयोग अपने संसाधनों का प्रयोग करके वो मतदाता बनाने का काम करता है। यहाँ प्रत्याशी को ही मतदाता बनाना पड़ता है। ये अलग बात है कि पहली बार हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इस चुनाव में विधिवत तैयारी के साथ उतरी है। सारे प्रभारी बनाए गए हैं। हमारे माननीय अमरपाल मौर्य जी इसके प्रदेश के प्रभारी हैं, श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी और श्री संजय राय जी इसके सह प्रभारी बनाए गए हैं, और गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए श्री प्रेमचंद मिश्र जी को इसका प्रभारी घोषित किया गया है। इस पूरे चुनाव क्षेत्र का प्रभारी घोषित किया गया है। अपने रमेश सिंह जी को इसका सह प्रभारी घोषित किया गया। इस बार बीजेपी की तैयारी पूरी है जी, और प्रत्येक जनपद पर इसके संयोजक नियुक्त किए गए हैं, और सबको यह लक्ष्य दिया गया है कि न्यूनतम 3000 मतदाता उनके द्वारा बनाए जाने हैं। तो ये तो हमारी पार्टी की तैयारी है, लेकिन उसी के समानांतर मैं पार्टी की तो तैयारी है, लेकर चल रहा हूँ। व्यक्तिगत तैयारी इसमें महत्वपूर्ण होती है। मतदाता बौद्धिक वर्ग है, मैं वही बता रहा हूँ। और लेकिन एक चीज, सस्पेंस जो है, पत्ते नहीं खोल रही है पार्टी अभी दावेदारी को लेकर के। सपा ने तो अपना लिस्ट जारी कर दिया है। देखिए, एक चीज़ बताएं आपको, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो आधारभूत ढांचा है ना, वो इतना सशक्त और समर्थ है कि उसके लिए कोई बहुत जल्दबाजी का निर्णय नहीं होता है। वो सोच समझ के अपना निर्णय लेती है, और समयानुकूल यथोचित निर्णय वो लेगी। उसे जो प्रत्याशी ठीक लगेगा उस प्रत्याशी को वो अपना प्रत्याशी बनाएगी। अब ये अलग बात है कि प्रत्याशी ठीक लगे, तो इसके लिए प्रत्याशी को तैयारी करनी पड़ती है, और मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। मैं जैसा आपको बता रहा था कि उच्च शिक्षा के जो हमारे संगठन हैं, उनका समर्थन हमको मिलने की पूर्ण संभावना बन गई है। और इससे भी बड़ी जो स्थिति है, मैंने आपको अपनी पहचान के क्रम में एक चीज़ अभी छूट गया था, वो बता दूं आपको कि मैं CBSE ICSE स्कूलों द्वारा जो संचालित संगठन है, उस संगठन का भी मैं अध्यक्ष हूं। और ये एक बहुत बड़ा समूह है। पूरे 17 जनपद में लगभग 900 CBSE के स्कूल हैं। अकेले अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो 128 CBSE से संबद्धता प्राप्त विद्यालय यहाँ पर हैं, और लगभग 23 ICSE से संबद्धता प्राप्त विद्यालय हैं। इन CBSE स्कूलों में औसत अगर आप देखेंगे, छोटा बड़ा जैसा भी विद्यालय होगा, तो 30, 40, 50 की संख्या औसत आपको मिलेगी। कई ऐसे विद्यालय जहाँ 100 से ऊपर की संख्या है जी। तो ये जो 800 विद्यालय हैं, इन 800 विद्यालयों में अध्यापकों का एक विशाल समूह है, और उसका समर्थन मुझे प्राप्त है। तो इस नाते मेरी प्रत्याशिता, मेरी दावेदारी बहुत मजबूत है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उन सारे CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, ICSE से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मैं मतदाता बना सकूं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही आ रही है सामने, कि उनको मतदाता बनाना सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी। ये एक चीज़ मैं बताऊं, ये बड़ी विचित्र सी बात है। इन दोनों चुनावों में, स्नातक और शिक्षक के निर्वाचन में, हर बार मतदाता सूची शून्य घोषित हो जाती है। इसमें हर बार नए सिरे से मतदाता बनाना होता है। अच्छा। जो पिछली बार की मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है, और हर बार प्रत्याशियों को नई मतदाता सूची बनानी होती है। तो आप कह सकते हैं कि हर मतदाता नया ही है, नया मतदाता होगा जी। हर मतदाता नया ही मतदाता। क्योंकि ये चुनाव थोड़ा सा एक तरह अनभिज्ञ हम लोग हैं। अधिकांश चर्चाएं ना इस चुनाव की उतनी उस स्तर पे हो पाती हैं। पब्लिक डोमेन में बाकी विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हर कोई जानता है। एक बच्चा जानता है जो पहली बार वोट देने जा रहा है, उसको आइडिया है हर चीज़ का। लेकिन जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं, उससे जनता अनभिज्ञ है, सबको जानकारी नहीं होती है। आप ठीक कर रहे हैं। आप ठीक इसलिए ठीक कर रहे हैं क्योंकि ये चुनाव एक बहुत सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में लड़ा जाता था। क्योंकि शिक्षक निर्वाचन का चुनाव तो स्वाभाविक रूप से शिक्षक जो होंगे वही इसमें मतदाता होंगे। यद्यपि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है,
पर मतदाता वही होगा जो मतदाता बनेगा या जिसको मतदाता बनाया जाएगा। शिक्षक होना सिर्फ मतदाता होने का अर्थ नहीं है, जब तक कि वो मतदाता बन जाए या बनाया ना जाए उसको। तो अब स्वाभाविक रूप से स्वयं तो कोई मतदाता बनने आता नहीं है, तो उस तक पहुंच करके कोई प्रत्याशी अगर उसको मतदाता बनाता है तभी वो मतदान का अधिकार प्राप्त कर पाता है मतदाता होने के नाते। अच्छा, बात इस सीबीएसई एफिलेटेड स्कूलों की जब आपने की, तो गैर संगठित यह क्षेत्र है, सरकारी एड उनको मिलना नहीं है, सरकार से सहायता मिलती नहीं है, तो संजय त्रिपाठी क्या भूमिका निभाएंगे सदन में जाकर के इन अनऑर्गेनाइज, जिसको हम असंगठित एक तरीके से कह सकते हैं, असंगठित और एक बहुतायत में संख्या, बहुत बड़ी संख्या है इन लोगों की, उनके लिए संजय त्रिपाठी क्या भूमिका निभाने वाले हैं सदन में, अगर आपको ऐसे लोग मौका देते हैं? देखिए सम्राट जी, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, यही संगठन बनाने की कोशिश मैंने पिछले 2 साल से किया है, और अभी पिछले दिनों 2 महीना पहले गोरखपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। लगभग 700 प्रबंधक उसमें आए थे, और सीबीएसई के कोई अधिकारी भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज जी उसके मुख्य अतिथि थे, और जो हमारे रीजनल ऑफिसर हैं इलाहाबाद प्रयागराज रीजन के, वो आए हुए थे इसमें। तो उस दिशा में एक पहल शुरू हो गई है, और कहीं ना कहीं ये जो सीबीएसई विद्यालयों के प्रबंधक हैं, ये एक नेतृत्व की कमी अनुभव कर रहे हैं, और मैं उसकी पूर्ति की दिशा में सर्वाधिक उपयुक्त पात्र व्यक्तियों को लग रहा हूँ, इसलिए वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे इस अभियान को और दृढ़ और मजबूत करने के काम। अच्छा, उस संगठन के आप अध्यक्ष भी हैं? जी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ इधर के जनपदों का। जी, और लगातार मैं उनको संगठित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं परसों मऊ में था। मऊ में करीब 55 विद्यालय हैं सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, 83 विद्यालय आजमगढ़ में हैं। मऊ के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों के संगठन के करीब 20-25 लोगों के साथ अभी परसों मेरी बैठक थी, और उन सब लोगों ने ये महसूस किया कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जब प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो हम मांग सरकार तक कैसे पहुंचा पाएंगे? और सरकार तक मांग अगर पहुंचेगी नहीं, हम 5, 10, 20 के ग्रुप में अगर अपनी बातों को रखेंगे तो उसका उतना असर नहीं रहेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक घटना हुई थी आजमगढ़ में। एक बहुत बड़ा कॉलेज है, चिल्ड्रंस कॉलेज आजमगढ़। वहाँ पर किसी कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की के मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक कंटेंट के मिलने की सूचना प्रिंसिपल को मिली। प्रिंसिपल ने उस बच्ची को बुलाया और बुला करके उसका मोबाइल चेक किया। उस मोबाइल में जो कंटेंट मिला उसकी तस्दीक हुई, और जैसे ही बच्ची के सामने उसके अभिभावक से संपर्क करने की कोशिश किया गया, बच्ची के अभिभावक ने ये प्रिंसिपल को बताया कि ठीक है, मैं अपने छोटे बच्चे को लेने विद्यालय जा रही हूँ और वहाँ से मैं कॉलेज आऊँगी और बच्ची से तब मैं आपसे बात करती हूँ। इतना सुनना था कि बच्ची विद्यालय के 4थे मंजिल पर गई और वहाँ से छलांग लगा दी, और एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बड़ा हो हल्ला मचा। इस पूरे घटनाक्रम में कोई भूमिका नहीं थी प्रिंसिपल की या विद्यालय प्रशासन की, बावजूद इसके प्रिंसिपल को जेल जाना पड़ा। एक फैजाबाद के स्कूल में किसी मैजिक के ड्राइवर के द्वारा किसी बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार कर दिया गया, कोई छेड़खानी कर दी गई, जिसके लिए प्रिंसिपल को जेल जाना पड़ गया। अब ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों का कोई भी बात रखने वाला नहीं होता है। तो अब इन लोगों को ये लग रहा है कि एक अवसर आया है कि हमारे बीच का कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो सक्षम स्थिति में है, जो चुनाव जीत सकने की स्थिति में है, तो यदि हम लोग अपना सपोर्ट इसको लगा देंगे तो निश्चित रूप से जीतेगा। तो स्वाभाविक रूप से जीतेगा, तो जिनके मतों के सहयोग से जीतना होता है तो उनके हित का चिंतन करना तो हमारा धर्म बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर इस चुनाव में, एक बहुत निर्णायक भूमिका सीबीएसई स्कूलों के प्रबंधक और उसमें काम करने वाले जो शिक्षक हैं वो निभाने जा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई एफिलेटेड स्कूलों की, तो जब बात शिक्षक स्नातक निर्वाचन चुनाव की अगर चल रही है तो डॉक्टर संजय त्रिपाठी की नज़र में शिक्षक की परिभाषा क्या है? क्योंकि आप इसका चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो प्राथमिक के भी शिक्षक मिलेंगे आपको, इंटर कॉलेज के भी मिलेंगे, डिग्री कॉलेज के भी मिलेंगे। कुछ ऐसे हैं जो ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे स्कूल्स में पढ़ाते हैं जो कहीं और से एफिलिएटेड हैं। कई ऐसे विद्यालय अपने शहर में, चाहे कई जगह आप भी देखते होंगे, चलते हैं जिनका एफिलिएशन कहीं और है, बिल्डिंग कहीं और है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें आगे ना आए, उसके लिए क्या रोल रहेगा डॉक्टर संजय त्रिपाठी का? देखिए, शिक्षक की परिभाषा आपकी संदर्भ में 4 हैं, ये तो
जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि चुनावी संदर्भ में परिप्रेक्ष्य है चुनाव का। चुनावी परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं, तो आपने खुद ही उत्तर दिया कि अलग अलग शिक्षक हैं, प्राथमिक का शिक्षक का, जूनियर का शिक्षक। हालांकि प्राथमिक और जूनियर का शिक्षक इसमें मतदाता नहीं हो सकता है। पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हाई स्कूल अथवा उससे ऊपर के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय का अध्यापक ही इसमें मतदाता होने का की अर्हता रखता है, वो उसकी पात्रता रखता है। लेकिन बावजूद इसके यदि मैं चुन कर जाता हूं तो स्वाभाविक रूप से मैं शिक्षक विधायक कहा जाऊंगा, और शिक्षक विधायक होने के नाते कोई भी शिक्षक अगर हमारे पास आएगा तो उसकी बात सुनना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है। अब हाई स्कूल अथवा उससे ऊपर के जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो मुख्य रूप से दो वर्गीकरण है, एक वित्त पोषित, एक वित्तविहीन। वित्त पोषित की समस्याएं अलग हैं, वित्तविहीन की समस्याएं अलग हैं। वित्त पोषित की जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से वेतन संबंधी तमाम विसंगतियां होती हैं, उनके प्रमोशन को लेकर के तमाम विसंगतियां होती हैं, उनकी ट्रांसफर वगैरह को लेकर के उनकी तमाम समस्याएं होती हैं। और अगर वित्तविहीन में जाया जाए तो वित्तविहीन में सबसे बड़ी जो समस्या हम अनुभव कर पा रहे हैं वो है उनकी अब तक कोई सेवा नियमावली नहीं बन पाई है, और सेवा नियमावली का नहीं बन पाना उन शिक्षकों के लिए जो सम्मानित तरीके से जो उनको अधिकार प्राप्त होना चाहिए वो कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। यद्यपि कि मैं पुष्ट रूप से नहीं बता सकता हूं, लेकिन अधिकारियों से बातचीत के क्रम में जो मुझे जानकारी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहृदयपूर्वक यह निर्देश सक्षम अधिकारियों को दिया है कि तत्काल सेवा नियमावली पर काम किया जाए, सेवा शर्तें निर्धारित किए जाएं वित्तविहीन शिक्षकों के लिए भी, ताकि उन वित्तविहीन शिक्षकों को भी यह अवसर प्राप्त हो कि उनके जो अधिकार हैं वो उनसे वंचित ना हो। बात जब मुख्यमंत्री जी की हो चली है, मुख्यमंत्री जी का जिक्र आया, तो भाजपा के आप नेता हैं, अभी पेंशन स्कीम को लेकर के धरना प्रदर्शन शिक्षकों का काफ़ी दिनों तक चला। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के शिक्षकों के मन में क्या उम्मीद रहे कि अगर हम बीजेपी के कैंडिडेट को जिता करके भेजते हैं तो भाजपा हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होगी, या कौन सी नीतियां वहां पे आप लोग तय करने वाले हैं? अभी तत्काल आपने पेंशन उठाया, मैं उसके पहले आपको बता दूं, अभी तत्काल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो सबसे बड़ा काम शिक्षकों के हित में किया है वो है कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था। और इतना ही नहीं, ये कैशलेस चिकित्सा की जो सुविधा प्राप्त होने जा रही है, ये केवल जो वित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं केवल उनके लिए नहीं है, वित्तविहीन शिक्षकों के लिए भी यह व्यवस्था उनके द्वारा प्रावधानित कर दी गई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि जिनके बारे में ये चीजें नहीं सोची जाती थी। वित्तविहीन शिक्षकों को एक अनऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग अलग कटे हुए महसूस करते थे, ना उनको मेडिकल सुविधाएं मिलनी है, ना पेंशन का कोई सिस्टम बन पाता है, ना सैलरी का एक क्राइटेरिया आता है कि हाँ इतना ही मिलना है, क्राइटेरिया बन भी गया है तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। और रही बात जो आपका दूसरा प्रश्न था पेंशन को लेकर के, अब देखिए कुछ संगठन हैं जो राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गुमराह करने का काम करते हैं। दरअसल सच्चाई उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है जो वो बरगलाने के लिए अपने शिक्षकों को कहते हैं। सरकार ने, ये सरकार जो माननीय योगी जी की सरकार है और जो केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, बड़ी सहृदयता के साथ उन्होंने सारे अपने शिक्षक और जितने उनके कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की उचित मांग जो उनकी पेंशन की रही है उसके दृष्टिगत तमाम समीक्षा करने के बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जगह पर जो न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, जिसको लेकर के तमाम सारे काफ़ी विरोध प्रदर्शन होते थे तमाम, उसको ठीक करते हुए अब यूपीएस लेकर के आए हैं जो लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा ही है। तो ये जो दो मुख्य समस्याएं थीं, दोनों मुख्य समस्याओं पर भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहृदयता के साथ विचार करते हुए और शिक्षक हितों में यह काम किया है। तो अब अगर कोई इस तरह का राजनीतिक दुराग्रहवश कोई आरोप लगाता है, चाहे भाजपा पर लगाता हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाता हो, तो ये उसकी अपनी बौद्धिकता है, उस पर क्या कहा सकता है, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है और जितना मेरा अपना अनुभव है, इन दोनों व्यवस्थाओं से इस संपूर्ण प्रक्रिया में जितने भी शिक्षक हैं वो पूर्णतया संतुष्ट और प्रसन्न। बात जब राजनीतिक दुराग्रह की हो चली है तो एक कॉमन चीज़ें बार बार देखने को मिलती हैं कि जो भी विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं
वो एक संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ जाते हैं, फिर बाद में जाकर के सदन में जब वो निर्वाचित हो जाते हैं, चुनने जाते हैं, तो किसी ना किसी पार्टी को पकड़ करके और एक पार्टी लाइन पकड़ के चलने लगते हैं और उसी की एक लकीर खींच दी जाती है, उसी के आसपास वो लोग घूमते हैं। पार्टी लाइन उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिसका प्रतिनिधित्व के लिए उनको वहाँ पे भेजा गया है, जिसकी आवाज़ उठाने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको वो लोग भूल जाते हैं। डॉक्टर संजय त्रिपाठी पार्टी लाइन और समूह इन दोनों में कैसे बैलेंस बनाएंगे? देखिए, किसी भी नेता के लिए जो किसी दल की राजनीति करता है, उस दल की राजनीति के साथ और जनता की जो ज़रूरतें होती हैं, दोनों में समन्वय स्थापित करना, यही तो उसका कौशल होता है। अगर ऐसा राजनीतिक कौशल उसके पास नहीं है तो राजनीति करने का वो अधिकारी नहीं है, वो पात्र ही नहीं है। काहे के लिए वो राजनीति कर रहा है? उसे नहीं करना चाहिए। और आपने कहा लोग जीत करके चले जाते हैं पार्टियों में, पार्टी लाइन पर, पार्टी नीति पर चलना शुरू करते हैं। मैं पार्टी से ही जाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से जो मेरी पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ हैं, मैं उन्हीं नीतियों रीतियों पर चलता हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में जो नियंता है शिक्षकों के इस समय, वो इतने सहृदय हैं और इतने सक्षम हैं कि उदारतापूर्वक वो सभी के हितों की चिंता करते हैं। जैसे वैसे शिक्षकों के हित की भी चिंता करेंगे। हम जैसे लोग अगर शिक्षकों के आशीर्वाद से अगर सफल होकर के सदन तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से जो शिक्षकों की समस्याएं होंगी उनको सदन के पटल पर रख करके मुख्यमंत्री जी का उसमें आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त किया जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि शिक्षकों की समस्याएं हैं उसको सुना जाएगा, समझा जाएगा और सरकारों द्वारा उस पर हल निकाला जाएगा। और जो बातें जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताई और अपने विज़न को लेकर के चल रहे हैं, इस पर अडिग रहेंगे आने वाले समय में, और जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उसको दूर करने में और आने वाला उनका समय जो होगा वो सुनहरा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।